आजादी के बाद पहली बार देश में ऐसी जनगणना होगी जिसमें जनसंख्या के साथ जाति का भी पता लगाया जाएगा और इसके राजनीतिक और सामाजिक मायने आखिर क्या होंगे, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। अभी भी क्यों विपक्ष सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है? क्या इसके पीछे सिर्फ राजनीति है? जातियों की गिनती से देश के सियासी समीकरण में क्या बदलाव होगा? नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। मेरे YouTube मंच द MTA स्पीक्स में आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना और जातीय जनगणना से संबंधित ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन यानी कि आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। देश को लंबे समय से इस जनगणना का इंतजार था। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि आज़ादी के बाद पहली बार देश में ऐसी जनगणना होगी जिसमें जनसंख्या के साथ जाति का भी पता लगाया जाएगा कि देश में किस जाति के कितने लोग रहते हैं। इससे पहले अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में वर्ष 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी। इसके बाद कभी भी जातिगत जनगणना देश में नहीं हुई। आज हम आपको जनगणना और जाति जनगणना के कई महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताएंगे, समझाएंगे और इसका विश्लेषण करेंगे और इसके राजनीतिक और सामाजिक मायने आखिर क्या होंगे ये बताएंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि जातिगत जनगणना की यह पूरी प्रक्रिया कैसे पूरी की जाएगी, कैसे जनगणना होगी, कितने दिनों तक यह अभियान चलेगा, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। आखिर क्या कारण है कि पहले केंद्र सरकार जाति जनगणना के खिलाफ थी और अब सरकार तैयार हो गई है। क्या इसके पीछे विपक्षी दलों का दबाव है जिसके आगे सरकार झुक गई है? अभी भी क्यों विपक्ष सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है? क्या इसके पीछे सिर्फ राजनीति है? हम आपको यह भी बताएंगे कि अगले आम चुनाव से ठीक 2 साल पहले होने वाली जनगणना और जातियों की गिनती से देश के सियासी समीकरण में क्या बदलाव होगा। जनगणना से निकलने वाले जातिगत आंकड़े देश के राजनीतिक परिदृश्य को किस तरह प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिछली जनगणना की। देश में बिना जाति वाली जनगणना 2011 में हुई थी, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। इसे हर 10 साल में किए जाने का नियम है, लेकिन 2021 में होने वाली जनगणना को कोविड महामारी के कारण टाल दिया गया था। लेकिन इस बार की जनगणना काफी खास होने वाली है क्योंकि इस बार जाति के आंकड़े भी सामने आएंगे। ये जातिगत आंकड़े राजनीतिक दलों के वोट बैंक के लिहाज से काफी अहम होंगे, इसलिए हर दल इस पर अपनी पैनी निगाह जमाए हुए है। सोमवार को जारी अधिसूचना के बाद जनगणना से जुड़ी विभिन्न एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। पहले चरण में स्टाफ की नियुक्ति, ट्रेनिंग, फॉर्मेट तैयार होगा, फील्ड वर्क की प्लानिंग की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया 2 चरण में पूरी होगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा होगा, जबकि दूसरा 1 मार्च 2027 तक पूरा होगा। इसके लिए 1 मार्च 2027 के मिडनाइट को रेफरेंस डेट माना जाएगा, यानी उस समय देश की जनसंख्या और सामाजिक स्थिति का जो भी आंकड़ा होगा वही भारत के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इस दिन के बाद आंकड़े सार्वजनिक रूप से सामने आने लगेंगे। दुर्गम क्षेत्र, हिमालयी और विशेष भौगोलिक हालात वाले राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में यह प्रक्रिया अन्य राज्यों से पहले अक्टूबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। इन इलाकों में मौसम की कठिनाइयों और दुर्गम क्षेत्र को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इन राज्यों के लिए 1 अक्टूबर 2026 को रेफरेंस डेट माना जाएगा। इस बार जनगणना की पूरी प्रक्रिया डिजिटल तकनीक पर आधारित होगी,
जिसमें मोबाइल ऐप्स और स्वगणना का विकल्प शामिल है। इसके लिए सबसे पहले प्रोफार्मा तैयार किया जाएगा। इसमें हाउसिंग सेंसस और पॉपुलेशन सेंसस के लिए प्रश्नावली यानी कि प्रोफार्मा को अंतिम रूप दिया जाना शामिल है। इस जनगणना में करीब 34 लाख कर्मचारियों की भारी भरकम फौज को मैदान में उतारने का प्लान है। इनकी बाकायदे ट्रेनिंग होगी और इसके बाद पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे। इनका प्रशिक्षण करीब 2 महीने तक चलेगा, जिसमें डिजिटल डिवाइस और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। डिजिटल गणना के लिए सॉफ्टवेयर में जात, उपजाति और ओबीसी के लिए नए कॉलम और मेन्यू शामिल किए जाएंगे। हाउसिंग सेंसस के प्रोसेस के दौरान घरों की लिस्ट तैयार की जाती है और आवासीय स्थिति, सुविधाओं और संपत्ति से संबंधित जानकारी जमा कर ली जाती है। इस प्रक्रिया में गणनाकार घर घर जाकर परिवारों से सवाल पूछते हैं, जैसे घर का इस्तेमाल आवासीय या वाणिज्यिक किस तरह से करते हैं, पेयजल की क्या उपलब्धता है, शौचालय, बिजली और अन्य सुविधाएं, संपत्ति का स्वामित्व, वाहनों की संख्या का डेटा जमा होता है। इसके बाद पॉपुलेशन सेंसस की गणना की जाएगी, जिसका मकसद हर व्यक्ति की जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक जानकारी जुटाना है। गणनाकार दोबारा घर घर जाकर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि एनपीआर और जनगणना से संबंधित सवाल पूछते हैं। इस बार 30 सवाल पूछे जाने की संभावना है, जिनमें नाम, आयु, लिंग, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार, धर्म, जाति और उप संप्रदाय, परिवार के मुखिया के साथ रिश्ता, आवासीय और प्रवास से जुड़े सवाल शामिल होंगे। देश में आजादी के बाद पहली बार जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना भी होगी, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी और सामान्य श्रेणी की सभी जातियों की गणना की जाएगी। इसके तहत सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे आय, शिक्षा, रोजगार का डेटा भी जमा किया जाएगा। यह डेटा सरकार की योजनाओं, आरक्षण नीतियों और सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं का आधार बनेगा। केंद्रीय वित्त आयोग राज्यों को अनुदान देने के लिए भी इस डेटा का इस्तेमाल करता है। यह डेटा सामाजिक आर्थिक नीतियों और आरक्षण के लिए बेहद अहम होगा। इससे हिंदी हार्टलैंड से साउथ इंडिया तक के समीकरण बदल सकते हैं। डिजिटल प्रोसेस के अलावा इस बार जनगणना में जातिगत जनगणना शामिल की गई है। इससे पहले भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़ी जानकारी मांगी जाती थी, लेकिन अन्य जातियों के बारे में जनगणना के दौरान जानकारी नहीं ली जाती थी। लेकिन इस बार हर व्यक्ति को अपनी जाति बताने का ऑप्शन दिया जाएगा, जो लंबे वक्त से चली आ रही मांग का हिस्सा है। यह समूचा अभियान 21 महीने तक चलेगा। जनगणना की पूरी प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक समाप्त हो जाएगी। जनगणना का प्राइमरी डेटा मार्च 2027 में जारी हो सकता है, जबकि डिटेल डेटा जारी होने में दिसंबर 2027 तक का वक्त लग सकता है। अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताएंगे। जनगणना का काम पूरा होने के बाद लोकसभा और विधानसभा की सीटों का भी देश भर में नए सिरे से परिसीमन का काम प्रारंभ होगा। यह काम 2028 तक प्रारंभ हो सकता है। इस दौरान महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी लागू किया जा सकता है। यानी 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की तस्वीर साफ की जा सकती है। जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, ताकि आबादी के हिसाब से लोकसभा सीटों का बंटवारा हो सके। इसे लेकर दक्षिण के राज्यों में परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि वहां उत्तर भारतीय राज्यों के मुकाबले आबादी कम है। ऐसे में उन्हें डर है कि सीटें घट जाने से लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। ऐसे में सरकार को परिसीमन पर काफी विचार विमर्श करना होगा। हालांकि सरकार ने भरोसा दिया है कि परिसीमन की प्रक्रिया में दक्षिणी राज्यों की चिंताओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
राजनीतिक दलों के वोट बैंक के लिहाज से यह जातिगत जनगणना बेहद अहम है। इसलिए यहां आपको यह बताना बेहद जरूरी है कि पहले केंद्र सरकार जातीय जनगणना के खिलाफ थी और अब सरकार तैयार हो गई है। इसके लिए कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दल सड़क से लेकर संसद तक सरकार को घेरते थे। विपक्षी दल इसलिए भी ज्यादा दबाव बनाने में सफल रहे क्योंकि देश के दो राज्य बिहार और तेलंगाना की राज्य सरकारों ने अपने वहां जाति जनगणना करा दी थी। इसके बाद से केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ गया था। अब जब केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है तब कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस का कहना है कि लगातार मांग और दबाव के चलते ही प्रधानमंत्री को जातिगत जनगणना की मांग के आगे झुकना पड़ा। संसद हो या सुप्रीम कोर्ट, मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना के विचार को सिरे से खारिज किया था और अब से ठीक 47 दिन पहले सरकार ने खुद इसका ऐलान किया। कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया कि क्या आज की राजपत्र अधिसूचना में जातिगत जनगणना का कोई उल्लेख नहीं है? तो क्या यह फिर वही यू टर्न है या फिर आगे इसके विवरण सामने आएंगे? कांग्रेस की मांग है कि जनगणना में तेलंगाना राज्य वाला मॉडल अपनाया जाए, यानी सिर्फ जातियों की गिनती ही नहीं बल्कि जातिवार सामाजिक और आर्थिक स्थिति से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी जुटाई जानी चाहिए। वहीं पर मोदी सरकार का मानना है कि जनगणना का यह कदम सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाला है, साथ ही नीति निर्माण में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। यूं तो जातिगत जनगणना के कई फायदे हैं, लेकिन इसके संभावित नुकसान और जोखिम भी कम नहीं है। कईयों का मानना है कि यह सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कई चुनौतियां पैदा कर सकता है। देश में जाति के आधार पर भेदभाव से जुड़ी समस्याओं की जड़ें बेहद गहरी हैं। जातिगत जनगणना समाज में पहले से मौजूद जातिगत विभाजन को और गहरा कर सकती है। जातिगत जनगणना से कुछ समुदायों की जनसंख्या अपेक्षा से अधिक हो सकती है, जिससे आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग उठ सकती है। कुल मिलाकर यह जनगणना भारत की राजनीति को और भी अधिक गहरे रूप से प्रभावित करेगी। सामाजिक स्तर पर भी इसके दूरगामी नतीजे देखने को मिलेंगे। मेरे साथ आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी ठीक इसी समय किसी एक और बड़े मुद्दे पर चर्चा के साथ। तब तक मेरे YouTube मंच द MTA स्पीक्स से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।